Assalamualaikum students. Today is your lecture number 31, and in the last lecture we were talking about covalent bonds, and today we will discuss about the two types of covalent bonds. बेटा there are basically two types of covalent bond. उस दिन हमने डिस्कस कर लिया था covalent bond किस तरह से बनता है. दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. ठीक है, जो दो एटम्स हैं वो 2, 4 या 6 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो अब अगर तो बेटा दोनों जो आपके पास एटम्स हैं मोलेक्यूल में वो सेम हैं तो फिर तो दोनों के दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. लेकिन अगर ये दोनों एटम्स डिफरेंट हुए और उनमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो फिर इनके दरमियान इक्वल शेयरिंग नहीं हो सकेगी. ठीक है, तो इसी बेस पर हमारे पास दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो हैं जहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द एटम्स. जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दी थी आपको उस दिन. हाइड्रोजन का मोलेक्यूल है H2, ऑक्सीजन का मोलेक्यूल है O डबल बॉन्ड O. ठीक है, इसी तरह से. जबकि जहाँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स वो हैं जहाँ पर आपके पास लाजमी पोलैरिटी होनी चाहिए. पार्शियल एक एटम को पार्शियल पॉजिटिव और एक एटम को पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए. अब वो होता कैसे है? बेसिकली वो इस तरह से होता है कि दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. ठीक है, अगर तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से लेके 1.7 तक अगर हम टू द पॉइंट जो है वो देखें स्टैटिस्टिकली अगर जो है वो देखें तो वो 0.5 से 1.7 तक का अगर डिफरेंस है दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ मोलेक्यूल्स क्या चीज़ है बेटा? यही बात उन्होंने आपको यहाँ पे पहले बताई हुई है कि कोवलेंट बॉन्ड जो हैं दो एटम्स के दरमियान, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा. ठीक है, तो ये नॉन पोलर होगा. जबकि वो वाले एटम्स जहाँ पर आपके पास जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलेक्यूल्स हैं ना, ये सारे ही नॉन पोलर होंगे. ठीक है, होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है सेम न्यूक्लियस, यानी कि दोनों तरफ एक ही तरह के एटम हों. डायटोमिक दो एटम्स हों और वो दोनों एक जैसे एक ही तरह के हों तो वो फिर आपके पास क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं. जबकि अगर आपके पास ये वाला केस देखें, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान या फिर हाइड्रोजन और ब्रोमीन के दरमियान, देखें दोनों ही एटम्स डिफरेंट है ना, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है या फिर एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है. तो इन दोनों के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वो इक्वल नहीं होगी. इनमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसकी तरफ जो है वो झुका हुआ होगा, इंक्लाइंड होगा. ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से होता है कि पोलैरिटी होगी. कैसे पोलैरिटी है? यहाँ पे देखें, आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. आप यहाँ एरो से भी देख सकते हैं कि ये एरो का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि क्लोरीन की तरफ जो है वो. मैं अगर इनके दरमियान ये बॉन्ड बनाऊँ, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये क्या है? क्लोरीन है. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो यहाँ नहीं होगा, दरमियान में नहीं होगा. ठीक है, बल्कि वो किस तरह होगा? एक मिनट, वो आपके पास इस तरह से क्लोरीन की तरफ झुका हुआ होगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये क्लोरीन की तरफ झुका हुआ है, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं मोलेक्यूल्स के ऊपर और इन्हें हम कह सकते हैं डाइपोल्स. डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई मीन्स टू, पोल का मतलब पोल. ठीक है, तो आपके पास दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ इसमें पूरी यही बात की गई है. तो बेटा अगर आपके पास पोलर बॉन्ड है या पोलर मोलेक्यूल के पोलर होने के लिए ओवरऑल मोलेक्यूल के
पोलर होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। पहली बात कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पोलर बॉन्ड एंड वन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है, कि या तो एक पोलर बॉन्ड हो उस मोलेक्यूल में या फिर एक लोन पेयर हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो मोलेक्यूल क्या है, पोलर है, ठीक है। अब दूसरी रीज़न जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मीथेन का स्ट्रक्चर देखें। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4, ठीक है। इस तरह से चारों साइडों पे, चारों टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन लगी हुई होती है। तो बेटा यहाँ पर देखें अगर आप, तो हर बॉन्ड जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। ऐसे ही है ना, 4 बॉन्ड हैं और चारों नॉन पोलर हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड, जाहिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, हाइड्रोजन की कुछ और है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर। लेकिन जब हम मीथेन के ओवरऑल मोलेक्यूल को देखते हैं तो वो मोलेक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। सॉरी, ये बॉन्ड तो पोलर होगा ना, ये वाला, इसी तरह ये बॉन्ड पोलर होगा, इसी तरह ये वाला पोलर होगा। लेकिन जब हम ओवरऑल मोलेक्यूल देखते हैं मीथेन का तो वो क्या होता है, नॉन पोलर। अब ऐसा क्यों है, इसलिए बेटा कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आपके पास जो ये यहाँ मौजूद कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ मौजूद ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। सिमिलरली इस तरफ वाला बॉन्ड इस तरफ बॉन्ड के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो ओवरऑल आपके पास जो इफ़ेक्ट आता है वो नॉन पोलर आता है। तो दूसरी इसीलिए हमारे पास जो कंडीशन है पोलर की वो ये है, द पोलर बॉन्ड्स इफ़ देयर आर मोर देन वन मस्ट नॉट बी सो सिमेट्रिकली अरेंज्ड एट देयर बॉन्ड पोलैरिटीज़ कैंसिल आउट, कि बिल्कुल इस तरह अरेंज नहीं होनी चाहिए कि उनकी बॉन्ड पोलैरिटीज़ क्या हो जाएं, कैंसिल आउट हो जाए। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ये स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में कार्बन और दोनों तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। बेटा वैसे अगर आप देखें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, जाहिर है पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल मोलेक्यूल देखते हैं, या आपने शायद पढ़ा भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस नॉन पोलर होती है। उसकी रीज़न ये है बेटा कि यहाँ पर देखें, इसका डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ड्यू टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस वजह से ये ओवरऑल जो मोलेक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो नॉन पोलर होता है। तो पोलर होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, या तो नॉन पोलर बॉन्ड हो या फिर लोन पेयर हो, एक ये कंडीशन। और फिर अगर एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड मौजूद हैं तो वो इस तरह से अरेंज ना हों कि उनकी पोलैरिटीज़ कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मोलेक्यूल्स। कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वाटर की एग्जांपल दी हुई है और बेरिलियम डाइक्लोराइड की, ठीक है। अब जो वाटर की एग्जांपल है, यहाँ पर देखें आप, वाटर के पास बेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये वाटर है, इस तरह से दो हाइड्रोजन बेंटली अरेंज है, और ये हमारे पास दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। अब हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होती है, यूँ ऑक्सीजन की तरफ, ठीक हो गया। दूसरी तरफ बेरिलियम डाइक्लोराइड है तो ज़ाहिर है क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये इस तरफ से यूँ अरेंज होंगी, क्लोरीन की तरफ अरेंज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से देखें, water are directed from hydrogen to oxygen because oxygen is more electronegative than hydrogen and they are reinforced by strong dipole associated with the lone pair on the oxygen atom। अब इसके रिज़ल्ट ये होगा कि वाटर का मोलेक्यूल तो क्या है, पोलर है। लेकिन अगर आप बेरिलियम क्लोराइड का देखें तो जैसे अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी थी, उसी तरह इनकी जो पोलैरिटी है वो भी क्या हो गई है, कैंसल आउट हो गई है। दैट इज़ वाई यहाँ पे देखें, सॉरी, दे कैंसिल टू गिव नॉन पोलर मोलेक्यूल, क्योंकि क्या हुआ है, द बॉन्ड डाइपोल्स आर आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वाटर क्या है, पोलर मोलेक्यूल है, जबकि बेरिलियम क्लोराइड जो है ये क्या है, ये नॉन पोलर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट BF3 देखें, BF3 हैज़ पोलर बॉन्ड्स, जाहिर है पोलर बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन BF3 का जो मोलेक्यूल है ओवरऑल वो नॉन पोलर है। वैसा क्यों है, देखें बेटा, BF3 का मोलेक्यूल अगर आप बॉन्ड देखें BF का,
तो बोरॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड तो पोलर है, ठीक है। लेकिन जब हम ओवरऑल मोलेक्यूल को देखते हैं तो ये जो तीनों बॉन्ड हैं ये इस तरह से अरेंज हैं एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पर दिया है, दे पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इतनी एग्जैक्ट सिमेट्री होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है इन बॉन्ड्स का वो कैंसिल आउट हो जाता है, पोलैरिटी कैंसिल आउट हो जाती है, BF3 का मोलेक्यूल ओवरऑल क्या होगा, नॉन पोलर। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मीथेन है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, नॉन पोलर है, जबकि CHCl3 जो CH3Cl का मोलेक्यूल है वो क्या है, पोलर है, ठीक है। चलें, इसके बाद कुछ केमिकल बॉन्ड्स की थ्योरी हैं। बेटा केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो है डिफरेंट टाइम में हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आती गई, वक्त गुजरने के साथ साथ उन थ्योरीज़ में कुछ चेंजिंग्स भी आती गई। सबसे पहले जो मोलेक्यूल्स की शेप और उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो वेस्पर थ्योरी दी गई, ठीक है। वेस्पर थ्योरी जो है वो मोलेक्यूल्स की ज्योमेट्रीज़ तो एक्सप्लेन कर सकी थी, ज्योमेट्रीज़ के बारे में उसने बताया था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकी, या फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में नहीं बता सकी। तो कोई भी थ्योरी जो थी वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, जिसकी वजह से एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी और दूसरी के बाद तीसरी थ्योरी हमारे पास जो है वो आती रही। तो एक थ्योरी ने हमें एक चीज़ बताई, दूसरी थ्योरी ने कुछ और बताया, तीसरे ने कुछ और बताया, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। पहले वेस्पर थ्योरी आई, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, द फर्स्ट इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास उन्होंने मैक्सिमम सेपरेशन की वजह से, मिनिमम रिपल्शन की वजह से, यानी कि अरेंजमेंट बता दी, मोलेक्यूल्स की ज्योमेट्री बता दी, लेकिन जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकी। फिर उसके बाद VBT आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी VBT, उसने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि ये नहीं बता सकी। फिर उसके बाद MOT आई, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी के लिहाज से अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की, ठीक है। लेकिन ये भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, जिसके बाद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई या लिगेंड फील्ड थ्योरी आई, ठीक है। तो वो हम आगे डी ऑर्बिटल्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बेटा थ्योरी जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी ही। तो पहली जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, पहले तो इसका नाम देख लें, ठीक है। वैलेंस शेल किसको कहते हैं? एटम में मौजूद आउटर मोस्ट शेल को, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसे वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, लोन पेयर्स की रिपल्शन, ठीक है। इसमें हम इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो Lewis structure provide a very useful method for representing the structure of covalent molecules. Lewis structure however do not give any information about the actual geometry of the molecule. वो कह रहे हैं जी लुइस के स्ट्रक्चर्स ने जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर था उसने बहुत हद तक मोलेक्यूल्स के बारे में लिखना तो हमें बता दिया, लेकिन ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया था सिडविक एंड पॉवेल ने 1940 में, ठीक है। उन्होंने point out किया that the shapes of the molecule can be predicted on the basis of electron pairs in the valence shell of central atom. अब वेस्पर के मुताबिक यहाँ पर जो उसका हम कह सकते हैं कि जो मेन आइडिया है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, लोन पेयर और शेयर्ड पेयर। एक तो बेटा वो है शेयर्ड पेयर जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है, और उसके अलावा जो मौजूद हैं वो क्या हैं? लोन पेयर। हमने पढ़ा था कल परसों थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि लोन पेयर और शेयर्ड पेयर दोनों सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम must be arranged in space as far apart as possible to minimize the electrostatic repulsion between them. आपको ये बात पता है, FSC में भी पढ़ी है आपने, वेस्पर पढ़ी हुई है वैसे थ्योरी आपने, कि जो लोन पेयर्स होते हैं और जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन होती हैं। हर तरह के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा जो है वो रिपल्शन होती है। अब इस रिपल्शन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना होता है, ठीक
ठीक है। तो यही मेन आइडिया दिया वेस्पर ने। तो सेंट्रल एटम हमारे पास वो एटम है जो कि 2-3 या 2-3 से ज़्यादा एटम्स के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट रूल है वेस्पर का वो ये है कि दैट द बॉन्ड angles about a central atom are those that minimize the total repulsion between the electron pairs in the valence shell of the atom। तो सबसे पहली बात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में ये है कि हमेशा मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम होंगे जिनके साथ उसने बॉन्ड बनाना है उनको इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि उनके दरमियान मैक्सिमम स्पेस और मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है, एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे हों वो। अच्छा, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं वेस्पर के, पोस्टुलेट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, पढ़े हुए आपने पहले भी, चाहे एफएससी की बुक से देख लीजिएगा, वहाँ पे भी यही है। फर्स्ट इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्डिंग पेयर। ये आपको पता है, लोन पेयर जो है उसे ज़्यादा जगह चाहिए। बॉन्डिंग पेयर जो होता है या बॉन्ड पेयर होता है वो क्योंकि दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना चुका होता है इसलिए उसे वो दो एटम्स के दरमियान में होता है, इसलिए जगह कम चाहिए उसे, ठीक है। तो आपको याद होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती हैं, फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन होती हैं, सॉरी जो लोन पेयर रिपल्शन हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती हैं, और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती हैं। ये नहीं भूलना आपने, ठीक है, ये याद रखना है। ये यहाँ पर उन्होंने आपको ये दिया भी हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सो दिस इज़ बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम, जबकि जो बॉन्ड पेयर है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान जो है वो होता है, ठीक है, इसलिए उसे कम जगह चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीजिंग इंटरपेयर एंगल। दे आर स्ट्रॉन्गर एट 90 डिग्री, वीकर एट 120 एंड वीक एट 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपके पास कहने का मकसद ये है कि जितना दो एटम्स एक दूसरे के करीब हैं या पेयर्स एक दूसरे के करीब हैं उतनी रिपल्शन ज़्यादा है। तो 90 डिग्री क्योंकि एंगल इस तरह का है कि करीब है, 180 डिग्री तो आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन बन जाती है, 90 डिग्री का मतलब है ये। तो अगर एक चीज़ यहाँ और यहाँ है तो इनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक है। अगर 180 देख लें, 180 इतना होता है, ठीक है। अगर एक चीज़ यहाँ और यहाँ है तो इसकी निस्बत इसमें रिपल्शन कम है, और अगर एक चीज़ स्ट्रेट लाइन है, एक इस एंड पे है और एक इस एंड पे है, तो इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम होगी, ठीक है। थर्ड देखें, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ती जाती है किसी एक एटम की, जैसे HCl है तो उसमें क्लोरीन की जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे ज़्यादा होती जा रही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का इन्फ्लुएंस कम होता जाता है। वो क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा है, डिफ्लेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द पर्पज़ ऑफ वेस्पर थ्योरी। अगर दो एटम्स के दरमियान एक से ज़्यादा बॉन्ड हैं, जैसे कि अगर हम SO2 की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो उसमें आप देखें SO2 के एग्ज़ाम्पल में ये डबल बॉन्ड है सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान, लेकिन ये ट्रीट इस तरह से होगा जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हम इसे ट्रीट यहाँ पर ऐसे करते हैं। अच्छा, फिफ्थ है द टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड और द थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। दिस इज़ वेरी फाइन। जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डबल बॉन्ड के, या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ज़्यादा जगह घेरेंगे एज़ कम्पेयर टू वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो जगह भी ज़्यादा घेरेंगे। उसके बाद द लोन पेयर्स रिपेल बॉन्ड पेयर्स गिविंग राइज टू सम डिस्टॉर्शंस इन द मोलेकुलर शेप। द डिस्टॉर्शन में ऑल्सो रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंट एटम्स इन द मोलेक्यूल। ये आपको याद होगा कि जो लोन पेयर होते हैं और जो बॉन्ड पेयर होते हैं, जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले लें बेटा, वाटर का जो स्ट्रक्चर था ना वो होना ये चाहिए था कि इस तरह का लीनियर होता, ठीक है। लेकिन ये लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स मौजूद हैं, और कितने मौजूद हैं? दो, एक भी नहीं दो। उसकी वजह से ये जो दो हाइड्रोजन हैं वाटर के वो इस तरह से यूँ हो जाते हैं। होना इतना चाहिए था एंगल, लेकिन श्रिंक हो जाता है। ये आपने FSC में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे मोलेक्यूल्स की ज्योमेट्री को आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ तक आज कर लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।